पजल चैप्टर, ठीक है। तो आज जो हम फिनिश करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पजल, उस चैप्टर का नाम है पजल। पजल चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। पजल चैप्टर फिनिश तो नहीं कर सकते बट स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में पजल चैप्टर के क्वेश्चंस ना आते हो। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें, है ना, जिसमें पजल के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है। हाँ, फिनिश नहीं बेटा, स्टार्ट करेंगे आज पजल को। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पजल की, तो पजल भी ना बहुत टाइप की होती है। बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो पजल के अंदर बनते हैं। बहुत टाइप के क्वेश्चन है जो पजल के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो हम पजल के क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। हम कॉलम मेथड का यूज करते हैं पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। किस मेथड का यूज करते हैं? कॉलम मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहली जो पजल है उसका नाम है बेटा लिंकिंग पजल। सबसे जो पहली पजल हम शुरू करने जा रहे हैं उस पजल का नाम है लिंकिंग पजल। जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा है, लिंकिंग का मतलब है वो पजल जिसमें एक साथ दो या तीन इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है, लिंक की गई होती है। एक साथ जिसमें दो या तीन इंफॉर्मेशन को जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है। सबसे पहली पजल हम ये पढ़ेंगे, लिंकिंग पजल। देखो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग खुद से सॉल्व करने हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है पजल का जो आपके स्क्रीन पर है, आपकी नजरों के सामने। आप लोगों का काम है सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ना, ना कि सॉल्व करना, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को देखना, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को देखना। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ ले, जल्दी से बस इस क्वेश्चन को पढ़ लो। सॉल्व करने की गलती से भी कोशिश मत करना। हाँ भैया, एयरफोर्स चाहे कोई भी पेपर हो, मैं कहता रहा हूँ पजल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के अंदर है। भले ही किसी एग्जाम में छोटी पजल पूछी जाती है, किसी में बड़ी पजल पूछी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में छोटी पजल पूछी जाती है और किसी में बड़ी पजल पूछी जाती है। हाँ जी, समझ आ रही है बात आपको? तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने दो कि आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। देखो क्वेश्चन में क्या है कि 7 दोस्त हैं और वो अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं और उनको अलग अलग कलर पसंद है, ठीक है। तो इस पजल को बोला जाता है लिंकिंग पजल। लिंकिंग पजल जिसमें हमने एक ही पर्सन से दो या तीन इंफॉर्मेशन को जोड़ के रख दिया। भैया 7 दोस्त हैं और वो अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं और हर व्यक्ति को अलग अलग रंग पसंद है, हर व्यक्ति को अलग अलग रंग पसंद है, ठीक है। यहां से हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। जे लाइक्स रेड कलर, जे लाइक्स रेड कलर। चलिए साहब, जे लाइक्स, हाँ जी, यहां से हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। जे लाइक्स रेड कलर, जे को लाल रंग पसंद है, जे को लाल रंग पसंद है। जे लाइक्स रेड कलर। देखो हमें पता है क्या करना है, हम लिंकिंग पजल वाले क्वेश्चन को ना कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं। अब कॉलम मेथड कब से बनाना, कॉलम मेथड हमें कैसे बनाना है, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो जो जितने भी पर्सन के नाम है ना उनको कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। MVKDTJR ये व्यक्तियों के नाम है, इसको लिख लो कॉलम फॉर्मेट में। अगर मान लो क्वेश्चन में ना डेट होती ना, डेट या डेज, तो फिर हम पर्सन के नाम का कॉलम नहीं बनाते, हम डेट या डेज का कॉलम बनाते हैं। तो पर्सन के नेम का कॉलम से भी ज्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं डेट या डेज को, बट यहाँ पे डेट या डेज नहीं है तो हम पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे। अब देखो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी डायरेक्ट, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो इनडायरेक्ट होंगी। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दो टाइप की होंगी, एक इन्फॉर्मेशन जो इसके फेवर में, एक इन्फॉर्मेशन जो फेवर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एम लाइक्स रेड कलर। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे है? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इस टाइप की है, एम लाइक्स येलो कलर, एम को येलो कलर पसंद है। एम डजंट स्टडी इन क्लास थर्ड, एम तीसरी कक्षा में नहीं पढ़ता। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि भाई साहब एम को येलो कलर पसंद है और एम तीसरी कक्षा में नहीं पढ़ता। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दो टाइप की है, पहली इन्फॉर्मेशन जो कंडीशन फेवर में है, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कंडीशन फेवर में नहीं है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमें पता है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करना है। जो कंडीशन फेवर में है उसको तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पर, जो कंडीशन फेवर में है उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पर, जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। गॉट इट? चलिए साहब, दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि जो भाई साहब दूसरी कक्षा में पढ़ता है उसको ब्लू कलर पसंद है। तो ये कहलाती है बेटा हिंट्स। ये क्या कहलाती है? ये हिंट्स कहलाती है। अब इस हिंट का यूज हमें कैसे करना है, इनको साइड में लिखते चले जाना बस। तो चलिए अब इसी मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम एक बार कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, ये बताओ कि वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में भी फेवर में है या नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट ये है, जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। देखो जे को रेड कलर पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी कि ये कंडीशन फेवर में है। जो फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो। तो जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ, तो बेटा ये राइट हैंड साइड में लिख लिया क्योंकि कंडीशन फेवर में है और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड। आर को वॉयलेट कलर पसंद है और वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, ये भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो भी कंडीशन फेवर में है, तो राइट हैंड साइड पे लिखो। भैया कलर के नीचे कलर
लिखना, बस इतना ध्यान रखना। आर को वॉयलेट कलर पसंद है और वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वेरी गुड जॉब। अगला पॉइंट, एम स्टडीज इन क्लास 8th, बेटा एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो राइट हैंड साइड पे लिखो, लेकिन क्लास के ऊपर क्लास लिखना है तो कलर की जगह छोड़ दो, एम स्टडीज इन क्लास 8th एंड ही लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। बेटा ये भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है लेकिन ये कंडीशन फेवर में नहीं है, ना तो इनको ग्रीन कलर पसंद ना येलो, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, जो कंडीशन फेवर में नहीं है। के लाइक्स व्हाइट कलर, के लाइक्स व्हाइट कलर, के लाइक्स व्हाइट कलर। अरे बुक मैंने बता तो दिया बेटा, बुक आ रही है अगले हफ्ते, टेंशन क्यों ले रहे हो, नेक्स्ट वीक। के लाइक्स व्हाइट कलर, के को व्हाइट कलर पसंद है, तो बेटा जो कंडीशन फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो, के लाइक्स व्हाइट कलर। एंड ही स्टडीज नीदर 7th नॉर 4th, लेकिन ये 7वीं और 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो जो नहीं पढ़ने वाली इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। डी स्टडीज इन क्लास 6th, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है, डी स्टडीज इन क्लास 6th एंड लाइक्स ब्लैक कलर, और इसको ब्लैक कलर पसंद है, एंड लाइक्स ब्लैक कलर। टी डजंट स्टडीज इन क्लास 4th, बेटा टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता तो चौथी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। वी डजंट लाइक ग्रीन कलर, वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, ग्रीन को लेफ्ट। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कोई भी इनडायरेक्ट पॉइंट था ही नहीं, एक भी हिंट नहीं थी। ये सबसे इजी पजल का क्वेश्चन है कि सारे के सारे जो पॉइंट थे वो डायरेक्ट ही थे। डायरेक्ट में दो पॉइंट होते हैं, एक जो फेवर में, एक जो फेवर में नहीं है, तो जो फेवर में है उनको तो लिख दिया राइट हैंड साइड पे, जो फेवर में नहीं है उनको लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, सिंपल। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, अगर हम कलर को ध्यान से देखें तो 3 बचे हैं कलर को भरने के लिए, 1 2 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसा कलर होगा जो 2 लोगों को पसंद नहीं होगा। सर अगर हम ग्रीन कलर को ध्यान से देखें, अगर हम ग्रीन कलर को ध्यान से देखें तो ग्रीन कलर एम को भी पसंद नहीं है, ग्रीन कलर वी को भी पसंद नहीं है। तो भाई साहब अगर ग्रीन कलर एम और बी को पसंद नहीं है तो ग्रीन कलर आखिर पसंद किसको है? सर ग्रीन कलर फिर टी को पसंद है। अगर ग्रीन कलर एम और वी को पसंद नहीं है तो डेफिनेटली ग्रीन कलर टी को पसंद है। अच्छा जो येलो कलर है वो एम को नहीं पसंद, अगर येलो कलर एम को नहीं पसंद तो येलो कलर किसको पसंद है? फिर येलो कलर वी को पसंद होगा। और बेटा कलर बच कौन गया? कलर बच गया ब्लू, तो ब्लू कलर को यहाँ पे लिख दो। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, चौथी कक्षा में के भी नहीं पढ़ता, चौथी कक्षा में टी भी नहीं पढ़ता, चौथी कक्षा में के भी नहीं पढ़ता, चौथी कक्षा में टी भी नहीं पढ़ता, तो आखिर चौथी कक्षा में पढ़ेगा कौन? सर चौथी कक्षा में फिर पढ़ेगा वी, है ना, चौथी कक्षा में वी पढ़ेगा। अच्छा 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, अगर 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता तो 7वीं कक्षा में पढ़ेगा कौन? टी। क्लास कौन सी बची? 9th, और हो गया पजल पूरा। लो भाई साहब ये पजल कंप्लीट हो गया। अब इस पजल से रिलेटेड चाहे 2 क्वेश्चन पूछे चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पजल को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, इसको हम कॉलम मेथड बोल सकते हैं। करना बस इतना सा है कि राइट हैंड साइड पे वो इन्फॉर्मेशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो इन्फॉर्मेशन जो फेवर में नहीं है। हाँ देखा जादू, जिंदगी में सोचा था कि पजल के क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं। टेंशन ना लो बेटा, ये तो बेसिक लेवल की पजल है, लेकिन हम बैंकिंग पीओ मेंस लेवल की पजल तक पहुंचेंगे, ठीक है? जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में पहुंचे थे वैसे यहाँ भी पहुंचेंगे, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। गजब गजब गजब, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, मौजा ही मौजा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ चलिए साहब, ओ माय गॉड, ये हमारा ऐप है, ये हमारे पीयूष सर है और ये हमारी रीजनिंग चल रही है। हम्म, ये हम है, ये आपके कमेंट है और ये हमारे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पजल हो रहा है। चलिए साहब अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 6 दोस्त बैठे हैं, है ना, 6 दोस्त हैं और वो अलग अलग विशेषज्ञता है उनके पास, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। कोई इंजीनियर, मतलब अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, मेट्रोलॉजी है किसी के बाद, टेलीकम्युनिकेशन, और सबको एक अलग अलग गेम पसंद है। कोशिश करो फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाने की। एसएससी के लिए बेटा पहली 2 क्लास सफिशिएंट है पजल की, पहली 2 क्लास पजल की सफिशिएंट है। देखो एसएससी में एक तो लिंकिंग पजल, दूसरी ग्रुपिंग पजल, सॉरी ग्रुपिंग नहीं, कंपैरिजन पजल। एसएससी में जो पजल है ना, देखो हम पहले लिंकिंग पजल पढ़ेंगे, फिर ग्रुपिंग पजल पढ़ेंगे, फिर लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग पढ़ेंगे, फिर कंपैरिजन पजल पढ़ेंगे, फिर फ्लोर पजल पढ़ेंगे, फिर बॉक्स पजल पढ़ेंगे। हमें टोटल 6 पजल पढ़नी है। उन 6 में से देखो मैं आपको बताता हूँ, पहली है देखो लिंकिंग पजल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दूसरी है ग्रुपिंग पजल, ग्रुपिंग, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपैरिजन पजल, कंपैरिजन पजल, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लोर पजल, फिर हम पढ़ेंगे बॉक्स पजल। अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में लिंकिंग और कंपैरिजन, बस ये 2 पजल आती हैं, मतलब एसएससी इन द सेंस। बाकी एग्जाम्स की बात करें तो ये जो फ्लोर और बॉक्स पजल है ना, ये अभी लेटेस्ट सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में आ रही है। किस एग्जाम में आ रही है? बैंकिंग एग्जाम्स में। और बाकी के एग्जाम्स में, अदर देन बैंकिंग एग्जाम्स में, ये पहली 3 पजल आती है। हालांकि बैंक में ये भी 3 पजल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, बट अभी लेटेस्ट जो बैंक में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोर और बॉक्स पजल के ही क्वेश्चन आ रहे हैं बैंक में, ठीक है? रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, उन एग्जाम्स में पहली 3 पजल की चांसेस ज्यादा होते हैं और बैंक में लास्ट के 2 पजल के, ठीक है? हाँ जी, सर्किल बेटा पढ़ा तो दिया, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ा तो दिया हमने। हाँ
करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। हर एक बच्चे को सॉल्व करना, सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बनाया है। जो बच्चे ये सोचते थे कि सर जिंदगी में तो हम कभी पजल का क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, हाँ, कुछ बच्चे ऐसा सोचते थे कि वाकई में जिंदगी में तो पजल का क्वेश्चन कभी वो बना नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा ही है। चलो पहले तो फ्रेंड्स के नाम लिख लेते हैं। क्या क्या नाम है दोस्तों के? दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ। ठीक है, हाँ जी। तो पहला पॉइंट तो भाई साहब यहां से शुरू होता है, पहला पॉइंट तो यहां से शुरू होता है कि नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर, नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर, नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। तो बेटा जो नहीं पढ़ता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, जो इन्फॉर्मेशन हमारे फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे। राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी, देखो राजेश सॉफ्टवेयर में पढ़ता है, उसको हॉकी पसंद है, तो ये दोनों ही कंडीशन फेवर में है, तो राइट हैंड साइड पे लिखो राजेश सॉफ्टवेयर में पढ़ता है और इन भाई साहब को हॉकी पसंद है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने राइट हैंड साइड पे लिख दी। अनित लाइक स्विमिंग, अनित को स्विमिंग पसंद है, ये भी इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड में। अब स्विमिंग बेटा हॉकी के ऊपर लिखोगे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, एक कैटेगरी का कॉलम सेम बनेगा। चलिए, एंड ही इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर, बेटा ये हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, तो जो नहीं पढ़ता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल। अब देखो फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल है, तो बेटा इसी को बोलते हैं हिंट, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉइंट, क्योंकि फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल हम यहां भी रख सकते हैं, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहां भी रख सकते हैं, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहां भी रख सकते हैं, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहां भी रख सकते हैं। तो बेटा कितनी पॉसिबिलिटी है? हाँ सिद्धार्थ, कितनी पॉसिबिलिटी है? चार। तो चार चार पॉसिबिलिटीज हम एक साथ नहीं बनाते हैं, चार चार पॉसिबिलिटीज हम एक साथ नहीं बनाते हैं, पढ़ लो बेटा। तो अगर दो पॉसिबिलिटी होती तो हम बना लेते, इवन तीन भी बना लेते, लेकिन चार पॉसिबिलिटी हम नहीं बनाते हैं। अरे मेरे भाई बुक बता तो दिया, प्रिंट होने जा चुकी है, अगले हफ्ते बुक आ जाएंगे आप लोगों के प्यार से, नेक्स्ट वीक। ठीक है, हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगले हफ्ते डेफिनेटली बुक अवेलेबल हो जाएगी बेटा अमेजोन पर। हाँ, 99.99% तो यही चांसेस है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट, सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल एंड डजंट लाइक टेनिस। भैया सिद्धार्थ को मैकेनिकल पसंद है, तो सिद्धार्थ को जो पसंद है वो राइट हैंड साइड में लिखो, सिद्धार्थ को मैकेनिकल पसंद है बट डजंट लाइक टेनिस, लेकिन ये भाई साहब टेनिस पसंद नहीं करते, तो जो नहीं करते वो लेफ्ट हैंड साइड पे। द वन हु लाइक बैडमिंटन इज स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हाँ भाई साहब जो बैडमिंटन को पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये गड़बड़ लिखा, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा शायद, या कोई और विचार है। जिसे टेनिस पसंद नहीं है, जिसे बैडमिंटन पसंद है, वो टेली कम्युनिकेशन पढ़ता है। अच्छा टेली कम्युनिकेशन है ये, टेली टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन। तो बैडमिंटन के साथ बेटा टेली कम्युनिकेशन आएगा, बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन आएगा, ये भी हिंट है, हमने लिख ली। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन, भाई साहब दीपक को भी बैडमिंटन नहीं पसंद, वरुण को भी बैडमिंटन नहीं पसंद, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया दीपक डजंट लाइक टेनिस, दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है। अब आप ये बताओ, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चाहे आप 10 बार क्वेश्चन को पढ़ लो, चाहे आप 10 बार क्वेश्चन को पढ़ लो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वही रहेगी। अब इसी इन्फॉर्मेशन से देखो क्वेश्चन कैसे बनाना है, बोर्ड पर ध्यान से देखना। बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन, ये 2 हिंट है, इनमें से किसी एक हिंट का यूज करो। मान लो हम बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन को रखना चाहते हैं, तो क्या मैं बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन को रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि दीपक को बैडमिंटन नहीं पसंद। बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन को नहीं रख सकता, क्योंकि वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद। बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल ऑलरेडी है। तो 100% बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन सिर्फ यही आ सकता है, और इसके अलावा बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन कहीं नहीं आ सकता, और इसके अलावा बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन कहीं भी नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ यही आ सकता है बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन, और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहाँ पे नहीं आ सकता, 2 जगह आ सकता है फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, जो टेनिस है बेटा वो सिद्धार्थ को नहीं पसंद, टेनिस दीपक को नहीं पसंद, तो टेनिस अगर सिद्धार्थ और दीपक को नहीं पसंद, तो आके टेनिस पसंद किसको है? टेनिस दीपक को नहीं पसंद, टेनिस सिद्धार्थ को नहीं पसंद, तो टेनिस कौन पसंद करता है? सर टेनिस पसंद करेगा वरुण। अब बताओ फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल को मैं कहां रखूं? सर फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल डेफिनेटली यही आएगा, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं बचती फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या आएगा? सर यहाँ पर आएगा क्रिकेट, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा क्रिकेट। और वरुण और अनित बचे, बैडमिंटन और हार्डवेयर बचा, तो यहाँ पर एक ब्रांच हार्डवेयर नहीं आ सकती, तो हार्डवेयर जो ब्रांच है वो यहाँ आएगी, और ब्रांच बची कौन सी? मेट्रोलॉजिकल। और इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चाहे 2 क्वेश्चन पूछे, चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, आप 2 से 5 कितने भी क्वेश्चन आपको पूछे इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, आप हर क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे सकते हो, आप हर क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे सकते हो। चाहे 2 क्वेश्चन पूछे, चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, नहीं दे सकते? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इस क्वेश्चन में पता है क्या है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में जो आप कॉलम बनाओगे ना बेटा, पर्सन के नेम का मत बनाना। इस क्वेश्चन में जो कॉलम बनेगा वो कॉलम बनेगा डेज का, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन में डेज है बेटा, तो हमेशा हम डेज का ही कॉलम बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में डेज है तो हम हमेशा डेज का ही कॉलम बनाते हैं, सोमवार से रविवार। बेटा मंडे टू संडे का कॉलम बनाओ, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे का कॉलम बनाओ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। बेटा मंडे टू संडे ही लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मंडे टू संडे। कोशिश करो बेटा, कोशिश डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा 100%, हार मत मानो, कोशिश करो।
हाँ जी। तो मेरे भाई, बनाया क्वेश्चन आप लोगों ने? भले ही एक क्वेश्चन बनाओ लेकिन क्वेश्चन बनना जरूर चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है मेरे भाई? आ, 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 कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? चलिए यहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, यहां से हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। और हाँ जी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम डेज का कॉलम बनाएंगे मंडे टू संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बहुत ध्यान से सुनना बेटा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट ये है, आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे। 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 सबसे पहला पॉइंट है ये, आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, क्यू टीचर्स मैथ्स ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच द प्रोफेसर टीचर्स फिजिक्स। देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यू भाई साहब मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन किससे पहले पढ़ाते हैं? फिजिक्स वाले दिन से ठीक पहले पढ़ाते हैं। क्यू मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाले दिन से ठीक पहले पढ़ाता है। ये हिंट है हमारे लिए, ये मैंने साइड में लिख ली, क्योंकि इस हिंट का यूज अभी मैं कर नहीं सकता, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी वरना। वी टीचेस ऑन संडे बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश। देखो वी संडे को पढ़ाता है लेकिन ना तो केमिस्ट्री पढ़ाता है ना इंग्लिश, तो जो इन्फॉर्मेशन फेवर में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। एस टीचर्स इको ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचर्स। तो देखो एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है लेकिन किससे ठीक पहले पढ़ाता है? यू से ठीक पहले पढ़ाता है, तो ये भी हिंट है, ये भी साइड में मैंने लिख ली। पी टीचर्स ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। तो भाई साहब ट्यूसडे को पी ज्योग्राफी पढ़ाता है। पी टीचर्स ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। पी टीचर्स ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। टी डजंट टीच इंग्लिश। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। तो भाई साहब टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। बस यही इन्फॉर्मेशन है, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती है, चाहे आप इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लो। चाहे आप इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लो, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले भी नहीं पाओगे, यही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है। अब हम क्या करें, हमारे पास दो हिंट्स हैं। अब इन दोनों हिंट्स में से किस हिंट का यूज करें? अगर पहले मैं मैथ्स फिजिक्स को एक साथ रखता हूं, तो बेटा मैथ्स फिजिक्स को मैं वेडनेसडे थर्सडे में रख सकता हूं। मैथ फिजिक्स को मैं सैटरडे संडे में रख सकता हूं। तो बेटा मैथ्स फिजिक्स को मैं एक साथ दो जगह रख सकता हूं, यहां भी और यहां भी। लेकिन अगर मैं एस और यू को एक साथ रखूं, तो मेरे भाई एस और यू को मैं एक साथ सिर्फ और सिर्फ कहां रख सकता हूं? एस और यू को मैं एक साथ सिर्फ और सिर्फ यही रख सकता हूं, वेडनेसडे थर्सडे में। इसके अलावा मैं एस और यू को एक साथ कहीं रख ही नहीं सकता। एस और यू को मैं एक साथ कहां रख सकता हूं? एस और यू को एक साथ मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं रख सकता हूं। इसके अलावा मैं एस और यू को एक साथ कहीं रख ही नहीं सकता। एस और यू को मैं कहीं एक साथ रख ही नहीं सकता इसके अलावा। ठीक है। हाँ जी। तो एस के आगे इकोनॉमिक्स है। अब हम इस वाली हिंट को रख सकते हैं, मैथ्स और फिजिक्स को। बताओ मैथ्स और फिजिक्स को मैं एक साथ सिर्फ और सिर्फ यही रख सकता हूं, इसके अलावा मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ रख ही नहीं सकता। मैथ्स और फिजिक्स को इसके साथ यही रख सकते हैं, और मैथ्स के सामने कौन है? क्यू। बस हो गया क्वेश्चन। ये बताओ पर्सन कौन बचा? सर पर्सन बचा टी। एंड टी डजंट टीच इंग्लिश। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, तो अंग्रेजी भाई साहब पढ़ाएंगे ये। और सब्जेक्ट कौन सा बचा? केमिस्ट्री। और ये इन्फॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। अब बताओ ये पजल बनी कि नहीं बनी? हाँ। तो इस पजल में दो हिंट्स थी, और इन हिंट्स का यूज हमने बाद में किया। और वही सेम कॉलम मेथड है, राइट हैंड साइड में वो कंडीशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो जो फेवर में नहीं है। और बड़े इजीली मेथड से हमने इस पजल को सॉल्व कर दिया, बड़े प्यार से इस पजल को सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है। हाँ जी। मजा तो आएगा ही अल्टीमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो बच्चे, बेटा अगर आपको लगता है ना कि पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप पॉसिबिलिटीज भी बना लिया करो। इफ यू थिंक कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो आप पॉसिबिलिटीज बना लिया करो। क्या बना लिया करो? पॉसिबिलिटीज। देखो दो, मैक्सिमम तीन पॉसिबिलिटी एक साथ बना लिया करो। अगर पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो चार भी बन जाएंगी। अगर बैंक का क्वेश्चन है पीओ मेंस लेवल का, तो चार। बाकी अगर एग्जाम का है तो दो या तीन पॉसिबिलिटी, बस, इससे ज्यादा नहीं। दो तीन से ज्यादा पॉसिबिलिटी मत बनाया करो। अगर दो तीन से ज्यादा है तो उसको फिर लिख लिया करो ऐसे हिंट की फॉर्म में, जिनका यूज हम बाद में कर सकते हैं। चलिए सर, इस चैप्टर को देखकर ऐसा लग रहा है जिससे कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, 5-5। हमको इतना अप्रोच का पता है, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़ा सा तो टाइम टेकन होंगे ही ना, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आप इन क्वेश्चंस को बनाने लगोगे। चलो कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की।
बेटा मेघा एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक भी पहुंचेंगे, लेकिन स्टार्टिंग तो हम बेसिक लेवल से ही करेंगे ना। और जो पजल के क्वेश्चन है जो एसबीआई पीओ मेंस लेवल में आते हैं वो आते हैं बॉक्स एंड फ्लोर पजल के। तो बॉक्स और फ्लोर पजल में हम उस लेवल तक पहुंचेंगे, बट हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। ना तो इंग्लिश ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है और ना ही इंग्लिश सैटरडे को पढ़ाई जाती है। ना ही इंग्लिश ट्यूसडे को, ना ही इंग्लिश सैटरडे को। हाँ जी, चलिए करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। बोलो सर, व्याख्यान क्या है? लेक्चरर से व्याख्यान। हम्म देखो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां से मंडे टू संडे है, मंडे टू संडे, यहां से हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। मंडे टू संडे, ओके। लेकिन थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो क्वेश्चन को हमें छोटा करना पड़ेगा। आप भी की लैंग्वेज में देखो, अभी तक तो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। हाँ जी। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मंडे टू संडे है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। पहला पॉइंट ये है, केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। तो भाई साहब थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द व्हेन जूलॉजी इज टॉट। देखो जब जूलॉजी है उसके तुरंत बाद अंग्रेजी है, जूलॉजी के तुरंत बाद अंग्रेजी है। इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। भाई साहब इंग्लिश गलती से भी ना तो ट्यूसडे को है ना ही सैटरडे को है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इंग्लिश ट्यूसडे को भी नहीं है, इंग्लिश सैटरडे को भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक जगह तो इंग्लिश है, कहीं ना कहीं एक जगह तो इंग्लिश है। अब इंग्लिश कहाँ कहाँ हो सकती है? इंग्लिश मंडे में हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इंग्लिश से ऊपर जूलॉजी है। इंग्लिश मंडे में भी नहीं है, इंग्लिश ट्यूसडे को आ नहीं सकती। इंग्लिश वेडनेसडे को हो सकती है, इंग्लिश फ्राइडे को नहीं हो सकती, क्योंकि इंग्लिश से ऊपर जूलॉजी नहीं है। इंग्लिश सैटरडे को नहीं है, इंग्लिश संडे को। तो बेटा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कितनी जगह आ सकता है? इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कितनी जगह आ सकता है? हाँ, इंग्लिश कितनी जगह आ सकता है? इंग्लिश सिर्फ दो जगह आ सकता है, वेंसडे और संडे। इसके अलावा इंग्लिश कहीं नहीं आ सकता। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ वेंसडे और थर्सडे में आ सकता है। तो हम क्या करें सर? दो पॉसिबिलिटीज बना लो। दो पॉसिबिलिटीज तो हम बना सकते हैं ना। दो पॉसिबिलिटीज तो हम बना सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं। इंग्लिश आ सकता है सिर्फ और सिर्फ वेंसडे और थर्सडे में। तो हम इंग्लिश को वेंसडे में भी ले सकते हैं, और हम इंग्लिश को वेंसडे और संडे में, सॉरी, इंग्लिश को हम संडे में भी ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ दो ही जगह आ सकता है। और इंग्लिश से ठीक ऊपर जूलॉजी है, और इंग्लिश से ठीक ऊपर कौन है? जूलॉजी है। पहले तो इस चीज को अच्छे से समझो। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? पॉसिबिलिटी समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी। चलिए साहब, तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे, पॉसिबिलिटीज को कैसे डिस्क्राइब किया गया। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। देखो केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक है, अगर ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को ऊपर नहीं ला सकता मैं, तो डेफिनेटली बॉटनी को कहां लाऊंगा? नीचे। ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को नीचे नहीं ला सकता, तो डेफिनेटली बॉटनी को कहां लाऊंगा मैं? ऊपर। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। टू लेक्चर्स आर शेड्यूल बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। अब देखो मैथ्स और जूलॉजी के बीच में दो लेक्चर है। जूलॉजी ये है तो मैथ्स को मैं ऊपर नहीं ले जा सकता, तो डेफिनेटली जो मैथ्स है वो फ्राइडे में है। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में दो लेक्चर है। अगर ये जूलॉजी है तो डेफिनेटली जो मैथ्स है वो बेटा वेडनेसडे में है।
यहां तक दोनों ही पॉसिबिलिटी सही है, किसी की भी कोई गलती नहीं है, दोनों ही केसेस एकदम परफेक्ट हैं। स्टैट इज टॉट नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन संडे। देखो स्टैट बेटा मंडे को भी नहीं है, अगर स्टैट संडे को भी नहीं है, इसका मतलब स्टैट फिर है कब? तो इट मींस ये पॉसिबिलिटी गलत है। अगर स्टैट मंडे को नहीं है तो डेफिनेटली जो स्टैट है वो फ्राइडे को है। और मंडे को कौन सा दिन बच गया? बच गया फिजिक्स। तो भाई साहब ये थी लिंकिंग पजल। आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपने 4 में से अगर एक भी क्वेश्चन सही किया है, एक भी, तो आप एकदम परफेक्ट हो, परफेक्ट। और अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे तो आप एकदम सुपर्ब हो। हाँ, अगर चिंतन की बात यह है जब एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हो तो बेटा आपको थोड़ा सा इस लेक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिर से करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो हाँ मैं कहता रहा हूं, अगर आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया है देन यू आर परफेक्ट। एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इन 4 में से तो देन यू आर सुपर्ब। और अगर हाँ चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोगों से हम कल, तब तक के लिए गुड। कल हम लोगों ने पजल चैप्टर शुरू किया था। हाँ, तो भाई आप लोग ब्रेकफास्ट करके बैठे हो कि नहीं? वरना पजल टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपका सारा ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट करा देगा। नहीं? हाँ जी, ऑफलाइन क्लासेस कल से शुरू हो गई है करियर विल की। कल मैंने अनाउंसमेंट की तो थी। हाँ जी, कल सिर्फ जीएस की क्लास हुई थी। और मेरी होगी बेटा 8 तारीख से क्लास इवनिंग में 6:30 टू 8 o'clock, 6:45 PM टू 8 o'clock। ठीक है, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि क्या है, कहने का मतलब पजल चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। और एक पजल एक ऐसा चैप्टर है जो हमारा सारा खाना डाइजेस्ट करा सकता है। तो भाई साहब अगर खाना खा के बैठे हो आप लोग तो आपको दोबारा भूख लगेगी, ब्रेकफास्ट करके बैठे हो तो फिर खाना आपको खाना पड़ेगा इस क्लास के बाद। मेरे ख्याल से मैंने कल 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, अब आ जाओ बेटा 5वें क्वेश्चन पर। 5वां ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा बैंक पीओ के एग्जाम में आया था। ठीक है, ये बैंक पीओ वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। चलिए साहब, तो एक बार आप लोग कोशिश कर लो फटाफट से। सबके मैसेज आ रहे हैं सर? ओके। हम्म, करो करो, कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो। डेफिनेटली आप बना लोगे इस क्वेश्चन को 100%। यकीनन, यकीन करो मुझ पर। करो बेटा कोशिश, आप बना लोगे क्वेश्चन, मुझे आप पर यकीन है। अगर आपने कल की क्लास अटेंड करी है तो पक्का आप इस क्वेश्चन को जरूर बना लोगे। ठीक है, हार मत मानो बेटा, हार मत मानो। क्वेश्चन को जूम कर दूं थोड़ा सा। देखो 6 गेम है, ABCDEF, और वो खेलने हैं हमें मंडे टू संडे। और इस तरह से खेलने हैं कि एक दिन में एक ही बैच खेला जाएगा, एक दिन में एक ही बैच खेला जाएगा, है ना। तो यहां से मैं कर सकता हूं क्वेश्चन जूम थोड़ा सा। लो, इतना जूम मैंने कर दिया। यहां से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। संडे इज नॉट एन ऑफ डे एंड अ प्ले ऑफ हाफ आवर, एंड अ प्ले ऑफ हाफ आवर, ड्यूरेशन इज स्टेज ऑन दैट डे। ठीक है, विच इज फॉर 1.5 hour, विच इज फॉर 1.5 hour। ठीक है, इस टाइप से बनेगा 2.5 hours, 2.5 hours, ये बनेगा इस तरीके से। चलो यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करो बेटा, बना जरूर लोगे। साइड में ही तो है भैया, साइड ही है, तुम्हारी ही मदद कर रहा हूं मैं तो। मैं तो आप लोगों की ही मदद कर रहा हूं। ये लिखा है हाफ, ये लिखा है 1.5, ये लिखा है 2.5। इसमें शायद एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं है। रविवार अवकाश का दिन नहीं है और उस दिन आधे घंटे का गेम खेला जाएगा। ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाएगा और नाटक एफ जो 3 घंटे का है, नाटक सी जो 1.5 घंटे का गेम है, के बीच में 2 नाटक खेले जाएंगे। अवसाद का दिन नाटक ई के तुरंत नहीं खेले जाने के बाद और अवकाश के दिन से, नाटक ई के खेले जाने के बाद और अवकाश के दिन से, द ऑफ डे इज आफ्टर स्टार्टिंग प्ले ई एंड देयर आर 2 days बिटवीन द ऑफ डे एंड द प्ले ए। हाँ हाँ, अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है और अवकाश के दिन तथा नाटक ए के बीच में 2 दिन है। नाटक डी जो 2 घंटे का है सोमवार को नहीं खेला जाएगा। अवकाश के दिन से एक दिन पहले खेले जाना नाटक 3 घंटे का है। नाटक ए 2.5 घंटे से कम का है। चलिए साहब, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं एक लैंग्वेज को हटा देता हूं, है ना। संडे इज नॉट एन ऑफ डे, रविवार अवकाश का दिन नहीं है और उस दिन जो भी गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का है। नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है। प्ले ए इज स्टेड इमीडिएटली बिफोर ई। एफ जो 3 घंटे का गेम है और जो सी 1.5 घंटे का गेम है। ठीक है,
उनके बीच में दो नाटक खेले जाते हैं, अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा देखो, एक लैंग्वेज में तो मुझे क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए साहब, तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई साहब मंडे टू संडे है ना, तो मंडे टू संडे बना लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे टू संडे हमने बना लिया। अब देखते हैं कि कहाँ गलती हो रही है हमसे, हम क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब ध्यान से सुनना बेटा, पहला पॉइंट है संडे इज नॉट एन ऑफ डे एंड द प्ले ऑफ हाफ आवर ड्यूरेशन इज स्टेड ऑन दैट डे। मतलब ये कह रहे हैं कि संडे को ऑफ डे नहीं है, संडे को कोई एक गेम खेला जाएगा, और जो भी गेम होगा संडे को वो बेटा आधे घंटे का गेम होगा, जो भी गेम होगा संडे को वो आधे घंटे का गेम होगा, वो आधे घंटे का गेम होगा। प्ले ए इज स्टेड इमीडिएटली बिफोर प्ले ई। देखो ये कहना चाह रहे हैं जो प्ले ए है वो ई से ठीक पहले है, मतलब जब भी ई खेला जाएगा उससे ठीक पहले ए खेला जाएगा। देयर आर टू प्लेस स्टेज बिटवीन प्ले एफ विच इज ऑफ 3 आवर एंड प्ले सी विच इज ऑफ 1.5 आवर। ये कह रहे हैं एफ जो 3 घंटे का गेम है और जो सी 1.5 घंटे का गेम है, इनके बीच में दो बेटा प्ले खेले जाएंगे, इनके बीच में दो प्ले है, याद रखना बेटा, इनके बीच में दो प्ले हैं, दो प्ले, दो खेल खेले जाएंगे इनके बीच में, दो खेल खेले जाएंगे इनके बीच में। हाँ जी, नेक्स्ट, द ऑफ डे इज आफ्टर द स्टेज ऑफ प्ले ई। ऑफ ई के बाद है एंड देयर आर 2 days बिटवीन द ऑफ डे एंड द प्ले ए। देखो ई के बाद ऑफ है और ऑफ और ए के बीच में 2 दिन का अंतर है, इसका मतलब ई के बाद एक गेम और है, उसके बाद सीधा ऑफ है, उसके बाद सीधा ऑफ है। प्ले डे विच इज ऑफ 2 आवर इज नॉट ऑन मंडे। जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं खेला जाएगा। द प्ले इमीडिएटली बिफोर द ऑफ डे इज ऑफ 3 आवर्स। ये कह रहे हैं बेटा जो ऑफ डे से ठीक पहले खेला जाएगा वो 3 घंटे का गेम है। ऑफ डे से जो ठीक पहले खेला जाएगा, ऑफ डे से ठीक पहले बेटा जो खेला जाएगा वो 3 घंटे का गेम है, और ऑफ डे से ठीक पहले बेटा एफ है, क्योंकि एफ ही है 3 घंटे का गेम, ठीक है। प्ले ए इज फॉर लेस देन 2.5 आवर। जो ए है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। इसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब चाहे क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लो चाहे 20 बार, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बेटा। पंकज बस बेटा ये चैप्टर और रुक जाओ बस पंकज, है ना, सिर्फ ये। हाँ जी, तो मेरे भाई अब चाहे आप इस क्वेश्चन को, है ना, कितनी भी इस वीक रुक जाओ बेटा पंकज, अब आप चाहे इस क्वेश्चन को बेटा कितनी भी पार्ट पढ़ लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है बस। अब हम क्या करें सर, हमारे पास कुछ हिंट्स हैं, इन हिंट्स को हमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये वाली हिंट यूज कर लेते हैं, ए ई एफ ऑफ, है ना। सबसे पहले हम ये वाली हिंट का यूज कर लेते हैं, ये वाली हिंट का यूज कर लेते हैं, ए ई एफ ऑफ, ठीक है, ये वाली हिंट का यूज कर लेते हैं। तो मैं ए को संडे में नहीं रख सकता, मैं ए को संडे में नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि उससे नीचे ई एफ ऑफ नहीं आ सकते। मैं ए को सैटरडे में नहीं रख सकता क्योंकि उससे नीचे ई एफ ऑफ नहीं आ सकते। मैं ए को फ्राइडे में नहीं रख सकता क्योंकि उससे नीचे ई एफ ऑफ नहीं आ सकते। मैं ए को थर्सडे में नहीं रख सकता क्योंकि उससे नीचे ए ई एफ ऑफ ऑफ संडे को नहीं हो सकता। तो मैं जो ए को रख सकता हूं, मैं जो ए को रख सकता हूं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में रख सकता हूं। इस बात को जरा ध्यान से समझो कि मैं ए को कितनी जगह रख सकता हूं, इस पॉइंट को ध्यान से समझो, इस पॉइंट को ध्यान से समझो कि मैं ए को कितनी जगह रख सकता हूं। हाँ जी, मैं ए को कितनी जगह रख सकता हूं बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का। बताओ मैं ए को कितनी जगह रख सकता हूं, 3 जगह रख सकता हूं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को जो भी गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा, संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा। तो मैंने 3 पॉसिबिलिटी बना ली, है ना, मैंने 3 पॉसिबिलिटी बना ली बेटा। मैं ए को मंडे में भी रख सकता हूँ, ए को मैं ट्यूसडे में भी रख सकता हूँ, ए को वेडनेसडे में भी रख सकता हूँ, बस ए थर्सडे में नहीं आ सकता, ना फ्राइडे ना सैटरडे ना संडे। अगर ए मंडे है तो ए ई एफ ऑफ, ए ई एफ ऑफ, ए ई एफ ऑफ, ठीक है। जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, एफ 3 घंटे का गेम है, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, एफ 3 घंटे का गेम है, ठीक है। अच्छा, अब एफ और सी के बीच में बेटा 2 प्ले का गैप है, इस बात को ध्यान से समझो। एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप है, तो अगर एफ यहाँ पे है तो मुझे सी को कहाँ रखना पड़ेगा? सर एफ और सी के बीच में 2 प्ले है, मैं सी को फ्राइडे में नहीं रख सकता क्योंकि एफ और सी के बीच में फिर एक भी प्ले नहीं है। मैं सी को सैटरडे में नहीं रख सकता क्योंकि फिर एफ और सी के बीच में बेटा 2 प्ले नहीं, सिर्फ एक ही प्ले आएगा, क्योंकि एक तो ऑफ है, ऑफ वो प्ले में काउंट नहीं होगा। तो मैं सी को बेटा संडे में ही रख पाऊंगा,
मैं सी को संडे में ही रख पाऊंगा, मैं सी को संडे में ही रख पाऊंगा, तभी एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप आएगा। लेकिन सी संडे को नहीं हो सकता, क्योंकि सी है भाई साहब 1.5 घंटे का गेम, और जो संडे को गेम खेला जाएगा वो है आधे घंटे का गेम। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि मैं सी को कहीं भी रख ही नहीं पा रहा, मैं सी को कहीं भी रख ही नहीं पा रहा। ठीक है, अगर एफ यहाँ पे है तो डेफिनेटली सी मंडे को आएगा जो कि 1.5 घंटे का गेम है, अगर एफ यहाँ पे है तो सी ट्यूसडे को आएगा जो कि 1.5 घंटे का गेम है। ठीक है। अच्छा बेटा, जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं है, तो डी 2 घंटे का गेम सिर्फ सैटरडे को आ सकता है, डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है, और डी 2 घंटे का गेम संडे को आ नहीं सकता, क्योंकि संडे को तो आधे घंटे वाला गेम है। तो डी 2 घंटे का गेम संडे को आ नहीं सकता, डी 2 घंटे का गेम मंडे को तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत है। तो बचा क्या हमारे पास बी बचा। और बेटा आधे घंटे का गेम हो गया, 1 घंटे का बच गया, और जो ए है ना वो 2.5 घंटे से कम का है, और 2.5 घंटे से कम सिर्फ बचे हैं 1 घंटे। तो जो ए है वो 1 घंटे का गेम है, और जो ई है वो है 2.5 घंटे का गेम, और ये हमारा बन गया फाइनल अरेंजमेंट। तो कहने का मतलब ये था, ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, विद द हेल्प ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज, 3 संभावनाएं बनाकर। ठीक है जी हाँ, लेकिन कॉलम मेथड ही है, लेकिन मेथड क्या है, कॉलम। कॉलम मेथड से ही हमने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, कॉलम मेथड से ही हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। चलिए साहब, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां तो हो गया, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है, ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, चलिए साहब, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। बुक यार बता तो दिया मैंने, नेक्स्ट वीक पक्का आ जाएगी बुक, पक्का नेक्स्ट वीक आ जाएगी। अभी तक तो मैं आपको क्या बोलता था कि नेक्स्ट मंथ आएगी, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब मैं आपसे कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक आ जाएगी, और एक ऐसा भी दिन आएगा जब मैं आपसे कहूंगा कि कल आ जाएगी बुक। हाँ जी। थीफ, जज और क्रिमिनल। बेटा क्रिमिनल, थीफ जो है वो क्रिमिनल है, चोर एक अपराधी है, और जज बाहर, और जज बाहर। हाँ जी बेटा, चोर एक अपराधी है और जज बाहर, और जज बाहर। हाँ बेटा, पूरे भारतवर्ष में हमारी बुक मिलेगी ऑनलाइन, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं कराएंगे उसको अभी हम, अभी सिर्फ उसको हम ऑनलाइन अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में मिलेगी, आप परेशान ना हो। यार बुक का प्राइस ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे आपकी जायदाद नाम करा लूं अपने, टेंशन ना लो, बहुत नॉमिनल से नॉमिनल होगा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो बुक के प्राइस को लेकर। हम्म। एक बच्चा कह रहा है, शिखा आपकी क्लास जीटीवी नगर में क्यों हो रही है, मुखर्जी नगर क्यों नहीं। आप शिखा कहाँ के रहने वाले हो, पहले तो ये बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो बच्चा। हाँ जी, जल्दी से बताओ। हम्म। मुखर्जी नगर क्यों नहीं हो रही, जीटीवी नगर क्यों हो रही है, बताओ बताओ जल्दी से। आप कभी आए हो मुखर्जी नगर दिल्ली, आपको पता है जीटीवी नगर कहाँ पर है और मुखर्जी नगर कहाँ पर है। हम्म। क्यों भाई, क्यों भी। तो जो मुखर्जी नगर है उसमें बहुत कचरा फैला हुआ है, बहुत गंद मची हुई है मुखर्जी नगर में। हाँ, जो हॉल्स बने हुए हैं, ठीक है, जो क्लासरूम बने हुए हैं मुखर्जी नगर में, इतने गंदे क्लासरूम बने हुए हैं कि वहां से एंट्री तो कर लोगे लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। बिल्डिंग इतनी पुरानी पुरानी बनी हुई है, पता नहीं कब गिर जाए, सांस लेने तक की जगह नहीं है मुखर्जी नगर के हॉल्स में, इतने गंदे हॉल बने हुए हैं। और ये जो हमने बिल्डिंग बनवाई है जीटीवी नगर पर, जो मुखर्जी नगर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, अगर आप वॉक करो तो, है ना, वैसे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से ज्यादा दूर नहीं है। और जीटीवी नगर मेट्रो, मुखर्जी नगर आने के लिए तो सबसे पहले हमें जीटीवी नगर मेट्रो ही पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम मुखर्जी नगर आएंगे, उससे 1 किलोमीटर ही तो दूर है। वैसे वॉक भी कर सकते हैं हम इतना तो, हाँ अभी तो हम जवान हैं, अभी तो आपके अंदर नया नया जोश होगा, इतना तो वॉक कर ही सकते हो कि नहीं, थोड़ी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी आपकी इसी बहाने।
तो वो एक नई बिल्डिंग बनवाई गई है, जो बच्चे कल पहुंचे होंगे उनको पता चला होगा, पूरी नई बिल्डिंग करियबल टावर हमने बनवाया है नया। तो वहां पर वो नई बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ एकदम कचरा फैला हुआ है मुखर्जी नगर में, सांस लेने की जगह नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या करोगे बैठ के तुम, हाँ? तुम्हें इतनी सी दिक्कत हो रही है मुखर्जी नगर में रहकर, तुम्हें जीटीवी नगर आने में आरकस हो रहा है, इतने आलसी हो गए हो तुम अब, क्यों भाई? चलिए, सब हो जाएगा मोहसिन, टेंशन क्यों ले रहे हो? नई जोश है, नई उमंग है। हाँ जी, यस बिल्कुल, आके सर की भी क्लास वही होगी, सबकी वही होगी, सबकी, सारे टीचर्स की। मैं 8 तारीख से शुरू करूंगा ऑफलाइन क्लास, 8 मार्च इवनिंग। चलिए साहब, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते, बिल्कुल सरिता, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता, लेकिन हम इतना ध्यान से देखते कहाँ है, हाँ? लेकिन हम इतना ध्यान से देखते कहाँ है? ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता, 10 से 15 सेकंड में। त्रिग्वी, त्रिग्वी, व्हाट इज द नेम त्रिग्वी? त्रियोगी, त्रियोगी, त्रिलोकी है या त्रियोगी है या त्रियोगी है? त्रियोगी तो नहीं है, योगी लिखा है, चलो जो भी है व्हाटएवर। हाँ, तो मेरे भाई 6 गेम है जो मंडे टू संडे खेले जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान होगा, बस पेशेंस की जरूरत है हमें। किसकी जरूरत है? धैर्य की जरूरत है, सिर्फ हमें पेशेंस की जरूरत है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो भाई साहब 6 गेम खेले जाएंगे मंडे टू संडे, यानी कि एक ऐसा दिन है जो जिस दिन कोई गेम नहीं खेला जाएगा। और मंडे नो प्ले डे इज नॉट मंडे और संडे, मतलब मंडे और संडे को वो नो प्ले नहीं है। कहने का मतलब है कि मंडे और संडे को तो गेम खेलना ही खेलना है, ये हमारी मजबूरी है। मंडे और संडे को छुट्टी नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है? द प्लेज आर हेल्ड in sets of 3 players each in such a way that the plays are held without any break, that is 3 plays are held in such a way that there is no play day between them, but immediately after the set is no play day। बहुत आसान सी इंफॉर्मेशन है, बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है बट इंफॉर्मेशन बहुत आसान है कि जो 6 गेम खेले जाएंगे वो 3-3 के 2 सेट में खेले जाएंगे, 3-3 के 2 सेट में। और देखो मंडे को 100% गेम खेलना है तो 3 का सेट बनेगा, तो वो सेट बनेगा मंडे ट्यूसडे वेंसडे। फिर थर्सडे को होगा बेटा नो प्ले, यानी कि इस दिन कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा। और फिर जो 3 सेट बनेंगे वो बनेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे में। अब बताओ इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई? पहले 2 पॉइंट पढ़ के हैं, जब हम तीसरे पॉइंट पे पहुंचे तो बेटा उसमें 26 तारीख दी हुई है। तो हमारा माइंड में क्लिक करने लगा कि सर 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 इस क्वेश्चन में तो डेट भी दी हुई है, इस क्वेश्चन में तो डेट भी दी हुई है। और डेट को हम कहां से पकड़ सकते हैं? यहां से पकड़ सकते हैं, ऑल द 6 प्लेस वर हेल्ड इन द सेम मंथ। भाई ये जो 6 के 6 प्ले हैं, ये जो 6 के 6 गेम है, ये एक ही महीने में खेले जाएंगे, ये एक ही महीने में खेले जाएंगे। और बेटा क्वेश्चन में 31 तारीख भी दे रखी है, और ये एक ही महीने में खेले जाएंगे। तो 31 तारीख बेटा मंडे की हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, वरना यहां से दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। तो 100% 31 तारीख सिर्फ और सिर्फ संडे की होगी, क्योंकि अगर 31 तारीख सैटरडे की भी होगी तो भी संडे से दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। तो 100% 31 तारीख संडे की है, 30 तारीख सैटरडे, 29 फ्राइडे, 28 थर्सडे, 27 वेंसडे, 26 ट्यूसडे और 25 मंडे। ठीक है, चलिए साहब अब आ जाओ तीसरे पॉइंट की तरफ। प्ले जेड इज हेल्ड ऑन 26। भाई साहब 26 को कौन सा गेम खेला जाएगा? जेड गेम खेला जाएगा। प्ले एक्स वाज हेल्ड ऑन 31। 31 को एक्स खेला जाएगा, 31 को एक्स खेला जाएगा। और ये हो गया तीसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, प्ले बी वाज नॉट हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर ए। जो बी है ना, वो ए के तुरंत बाद नहीं है। प्ले बी वॉज नॉट हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर ए के तुरंत बाद नहीं है, बट वॉज हेल्ड आफ्टर ए, लेकिन ए के बाद है। ये कहना चाह रहे हैं जो बी है वो ए के तुरंत बाद नहीं है, लेकिन जो बी है वो ए के बाद में है बट तुरंत बाद नहीं है। प्ले एम वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर क्यू। बेटा जो एम है वो क्यू से ठीक ऊपर है, तो एम क्यू से ठीक ऊपर है, तो एम क्यू को मैं एक साथ कहां रख सकता हूं? सिर्फ यहां, एम क्यू से ठीक ऊपर है। ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया। और ए के बाद में बी है, और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट। एक बच्चे ने कहा आपको कैसे पता कि 31 जो है वो संडे की है? अरे बच्चा, अगर 31 सैटरडे की है, अगर 31 फ्राइडे की है, तो इसका मतलब ये मंडे टू संडे एक महीने की नहीं है। भाई अगर 31 को सैटरडे है तो संडे की होगी 1 तारीख, और वो भी दूसरे महीने की, है ना? सैटरडे के बाद संडे आता है, 31 के बाद एक आएगी, तो दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। जबकि हमें दूसरा महीना शुरू नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे जो गेम है वो सेम मंथ एक ही महीने में खेले जाने हैं, एक ही महीने में खेले जाने हैं। तो फाइनली बेटा आप लोगों ने टाइप 1 लिंकिंग पजल कंप्लीट कर ली है, टाइप 1 लिंकिंग पजल कंप्लीट कर ली है। बेटा नो प्ले कब था? नो प्ले जो था वो मंडे और संडे को छोड़कर कहीं भी हो सकता है, मंडे और संडे को नहीं होगा बस, इसके अलावा कहीं भी हो सकता है। और नो प्ले कैसे पहचाना हमने कि थर्सडे को होगा? नो प्ले कैसे पहचाना हमने कि थर्सडे को होगा? क्योंकि बेटा मंडे और संडे को तो नो प्ले है नहीं, ठीक है? और जो गेम खेले जाएंगे वो 3-3 के सेट में खेले जाएंगे। अगर गेम 3-3 के सेट में खेले जाएंगे, अगर गेम 3-3 के सेट में खेले जाएंगे, और मंडे को पक्का 100% एक गेम खेलना ही है, क्योंकि यहाँ पे नो प्ले नहीं हो सकता, और 3 गेम एक साथ खेलने जरूरी है, तो डेफिनेटली ट्यूसडे को भी गेम होगा, फिर वेडनेसडे को भी होगा, फिर इनके बीच में ब्रेक आएगा, और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ये 3-3 के 2 सेट बन गए, समझे?
अच्छा हिंदी में शायद थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्या, हिंदी में कुछ गलत लिखा था शायद। हाँ, हिंदी में एक बार चेक कर लेते हैं। हिंदी 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 छठा क्वेश्चन आजा। सभी गेम एक ही महीने में खेले हुए हैं इन सूचनाओं के आधार पर। खेल बी खेल ए के एकदम बाद में नहीं हुआ है, लेकिन ए के बाद हुआ जरूरी नहीं एकदम बाद, और खेल एम क्यू से एकदम पहले हुआ है। जेड 26 को है, एक्स 31 को है। सभी तीन खेल के प्रत्येक एक सही तो लिखा है बेटा, सब कुछ सही है। हाँ, हिंदी में भी एकदम सही क्वेश्चन था। ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है यार। तो फाइनली बेटा आप लोग लिंकिंग पजल कंप्लीट कर चुके हो, लिंकिंग पजल खत्म हो गई इन 6 क्वेश्चन के बाद। लिंकिंग पजल के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए सारे के सारे, अब आप हर लिंकिंग पजल का क्वेश्चन बना सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है 7वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं दूसरी पजल की तरफ, और इस पजल का नाम है ग्रुपिंग पजल। इस पजल का नाम है ग्रुपिंग, यानी कि अब जो आप कॉलम बनाओगे वो कॉलम बेटा ग्रुप का बनाओगे। अब जो आप कॉलम बनाओगे वो कॉलम ग्रुप का बनाओगे। किसका बनाओगे बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बी को ए के जस्ट बाद नहीं रख सकते, ये लिखा हुआ था बी को ए के बाद रखना है लेकिन जस्ट बाद नहीं रखना, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए साहब, तो अब हम जो कॉलम बनाएंगे वो ग्रुप का कॉलम बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि 7 मित्र हैं, वो 3 अलग अलग कार से यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ जो कॉलम बनाएंगे बेटा वो हम कार का कॉलम बनाएंगे, कार ए, कार बी और कार सी। अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ जो कॉलम बनेगा वो कार का कॉलम बनेगा। अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। वेल डन यशवी, शाबाश। ये हुई ना कुछ बात बेटा, ये जो पजल है ना ये अप टू एसएससी लेवल की पजल है। ये अप टू एसएससी लेवल की पजल है, अप टू एसएससी लेवल की पजल। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। ये सभी बच्चों को सॉल्व करनी है क्योंकि ये बैंकिंग लेवल की पजल नहीं है। ठीक है मेरे भाई।
हाँ जी। तो भाई साहब इसीलिए इस आप लोगों को इतना टाइम दिया गया कि कम से कम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही के एग्जाम के लेवल का है, ये बैंकिंग लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं। हर कार में क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं। हर कार में कम से कम 2 लोगों का तो बैठना जरूरी है। इनमें से 3 महिलाएं हैं जो प्रत्येक अलग अलग कार में है, हर कार में एक महिला भी आनी बहुत जरूरी है। टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। जो टी है ना वो केवल क्यू के साथ सवारी करता है कार बी में। इसके अलावा कार बी में इन दोनों के अलावा कार बी में कोई और नहीं आ सकता। और जो क्यू है बेटा वो महिला मित्र है, यानी कि फीमेल है। तो जो टी है वो मेल है, पुरुष है, क्योंकि हर कार में सिर्फ एक ही महिला है। हर कार में एक ही महिला है। एम कार ए से यात्रा करता है। जो एम है बेटा वो कार ए से यात्रा करता है। डीएनडब्ल्यू कार सी से यात्रा नहीं करते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डी और डब्ल्यू अगर सी से यात्रा नहीं करेंगे, अगर डी और डब्ल्यू सी से यात्रा नहीं करेंगे तो डी और डब्ल्यू कहां से यात्रा करेंगे? बी से कर नहीं सकते, तो सर डी और डब्ल्यू 100% ए से करेंगे। बचा कौन? बचा जे और आर। बचा कौन? जे और आर। और तीनों कार हमारी फिल हो चुकी हैं, तीनों कार भर गई। ठीक है, जे महिला नहीं है। जे महिला नहीं है तो जे एक पुरुष है। जे अगर महिला नहीं है तो जे एक पुरुष है। जे कौन है? जे एक पुरुष है। जे महिला नहीं है तो जे एक पुरुष है। और जे पुरुष है तो आर महिला है। जे पुरुष है तो आर महिला है, जबकि डब्ल्यू एक महिला है। तो डब्ल्यू एक महिला है, इसका मतलब एम और डी पुरुष है। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हम्म। चलिए साहब, नेक्स्ट। एक सेकेंड। हाँ जी। 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और वो 3 अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो सभी के सभी बाहर चिल आउट करने गए हैं, घूमने गए हैं 3 अलग अलग कार में। तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं। इसमें फैमिली का ग्रुप बना हुआ है एक्स वाई जेड, 3 डिफरेंट फैमिली है, 3 अलग अलग परिवार है। एक गुप्ता जी का, एक शर्मा जी का, एक, हाँ, एक किसका है, एक वर्मा जी का, हाँ।
तो गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, तीन परिवार है। ठीक है, चलिए साहब, तीन परिवार है और ये तीनों परिवार अलग अलग कार में घूमने गए हैं, है ना। तीन अलग अलग गाड़ियां हैं, तीनों अलग अलग गाड़ियों में घूमने गए हैं। ठीक है, तीन गाड़ी निकली है, तीन परिवार के लोग मिलकर निकले हैं। मेंबर्स ऑफ ईच फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार। ओहो, इनमें तो आपस में ही लड़ाई हो रखी है। हाँ, इनके परिवार में आपस में लड़ाई है। ये कह रहे हैं कि हम एक गाड़ी से नहीं जाएंगे। हैं, गुप्ता जी के परिवार वाले कह रहे हैं हम तो सब अलग अलग गाड़ी से जाएंगे। शर्मा जी के परिवार वाले कह रहे हैं हम भी अलग अलग गाड़ी से जाएंगे। और वर्मा जी के भी परिवार वाले यही कह रहे हैं कि हम भी अलग अलग गाड़ी से जाएंगे। मतलब एक ही परिवार के दो सदस्य एक सेम कार में नहीं बैठेंगे, वो अलग अलग कार में बैठेंगे। ईच कार हैज एटलीस्ट वन मेल एंड वन फीमेल। अच्छा, एक कार में एक महिला और पुरुष का होना जरूरी है। एक कार में एक महिला और पुरुष का होना जरूरी है। ईच फैमिली हैज एटलीस्ट टू मेंबर। और हर परिवार में कम से कम दो सदस्य जरूरी है। कम से कम दो सदस्य जरूरी है। चलिए साहब, तो पहला पॉइंट ये है, ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई एंड ही ट्रेवल्स इन कार थर्ड। ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई। भाई साहब, ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई, वाई फैमिली में ए है और वो किस कार से ट्रेवल करता है, वो तीसरी कार से यात्रा करता है। ही का मतलब ये एक पुरुष है। भाई साहब, ए वाई फैमिली में रहने वाला सदस्य है जो थर्ड कार में चला गया चुपचाप से। डी इज द वाइफ ऑफ ई। डी ई की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है? डी की शादी करा दो किसके साथ? ई के साथ। डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रेवल्स इन कार फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। देखो, है तो इसकी पत्नी लेकिन इसके साथ नहीं जाएगी। ये कह रही है मैं तो जाऊंगी पहली कार में, तुम जाओ चाहे दूसरी कार में। हाँ, चलिए साहब, अगला पॉइंट, एच इज द सन ऑफ बी। एच किसका बेटा है? ये बी का बेटा है। एच इज द सन ऑफ बी। हुबर्ट किसके लिए है? बी के लिए। हुबर्ट बी के लिए है। बी इज द वाइफ ऑफ जी। बी किसकी पत्नी है? जी की। तो इसकी शादी किससे करा दो? इसकी शादी जी से करा दो। इसकी शादी, एच इज द सन ऑफ बी, एच बी का बेटा है। हु इज द वाइफ ऑफ जी, जो कि किसकी पत्नी है? जी की। तो बी की शादी किससे करा दो? जी से करा दो। एंड दे बिलोंग्स टू फैमिली जेड। एंड दे बिलोंग्स टू फैमिली जेड। और ये तीनों ही किस परिवार के हैं? ये तीनों ही जेड परिवार के हैं। बी, जी, एच, ये तीनों ही जेड परिवार के हैं। ये तीनों ही जेड परिवार के हैं। ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ एफ। सी किसकी बेटी है? सी एफ की बेटी है। हुवर्ड एफ के लिए है। एफ इज द वाइफ ऑफ ए। एफ किसकी पत्नी है? एफ ए की पत्नी है। एफ की शादी ए से करा दो। तो बेटा, जो ए है वो वाई फैमिली का मेंबर है। तो ए एफ सी भी वाई फैमिली के मेंबर है। ए एफ सी भी वाई फैमिली के मेंबर है। तो ये जो डी और ई है ये एक्स फैमिली के मेंबर है। ये एक्स फैमिली के मेंबर है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमने तीनों फैमिली बना ली। हमने फैमिली एक्स बना ली, हमने फैमिली वाई बना ली, हमने फैमिली जेड बना ली। और तीनों फैमिली के सदस्य भी आ गए। इसके ये सदस्य, इसके ये सदस्य, इसके ये सदस्य। और उन सदस्यों में क्या संबंध है आपस में वो भी हमने बता दिया। अब बात यह है कि इनको कार में बैठाओ। ये चेक करो, क्या वाई फैमिली के, सॉरी, एक्स फैमिली के सारे मेंबर कार में बैठ चुके हैं? सर, हम डी को भी कार में बैठा चुके हैं, हम ई को भी कार में बैठा चुके हैं। तो एक्स फैमिली के तो दोनों मेंबर कार में बैठ चुके हैं। सी ट्रेवल्स इन कार थर्ड। दूसरी कार में सी यात्रा करता है। सी तो एक महिला है। सी ट्रेवल्स इन कार सेकंड। जी डज नॉट ट्रेवल विद एफ। जी और एफ की हो गई लड़ाई। बिल्कुल चलते चलते ही, घर से निकलते निकलते आपस में लड़ लिए दोनों। चलिए कोई बात नहीं, तो ये दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स फैमिली के दोनों मेंबर कार में बैठ चुके हैं? सर, डी और ई बिल्कुल। क्या वाई फैमिली के तीनों मेंबर कार में बैठ चुके हैं? हाँ सर, ए मेंबर को हमने बैठा दिया, हमने सी को भी बैठा दिया, बच गई एफ, बेचारी एफ रह गई। तो एफ को हम कहां बैठाएं? सर, एफ इन दोनों के साथ तो आएगी नहीं क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग कार में है। तो 100% एफ को मुझे पहली कार में बैठाना पड़ेगा। तो वाई कार के भी तीनों सदस्य, वाई फैमिली के भी तीनों सदस्य कार में बैठ चुके हैं। अब बच गए बेटा जेड फैमिली के। जेड फैमिली का एक भी सदस्य कार में नहीं बैठा। ये, हाँ, ये वर्मा जी की फैमिली बड़ी शर्मीली है, इनमें से कोई भी कार में नहीं बैठा है। इनमें से कोई भी कार में नहीं बैठा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर इन तीनों में से कोई भी कार में नहीं बैठा तो क्या करें फिर? अच्छा, हमें ये जरूर पता है कि हर कार में एक महिला और पुरुष का आना बहुत जरूरी है। तो ये जो महिला बी है ये किस कार में आएगी? ये जो महिला बी है, क्योंकि हर कार में एक महिला पुरुष का आना जरूरी है, इस कार में एक महिला का आना जरूरी है। और इन तीनों में से सिर्फ एक ही महिला है, बी। तो 100% बी को मैं यहाँ बैठाऊंगा। और देखो बेटा, जी तो एफ से लड़ ही लिया था, है ना। जी तो एफ से लड़ ही लिया था। जी तो एफ से लड़ ही लिया था। हाँ जी, तो जी एफ से लड़ लिया था, तो जी एफ के साथ नहीं जाएगा, तो जी जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जी जाएगा यहाँ पर। और बचा कौन? एच। तो ये हो गया एच, ये हो गया एच, ये हो गया एच। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो भाई साहब, अब कल मुलाकात करते हैं। और बेटा, जी इस कार में नहीं बैठ सकता क्योंकि हर कार में एक महिला और पुरुष का आना जरूरी है। अगर आप जी को यहाँ बैठा दोगे तो दोनों पुरुष आ जाएंगे इस कार में। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पजल के दो लेक्चर्स हो चुके हैं ना। तो दो लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पजल के दो लेक्चर्स हो चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है, थर्ड। हमने लिंकिंग पजल पूरी पढ़ ली है अच्छे से, और हमने ग्रुपिंग पजल भी पढ़ ली है। दो टाइप की पजल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और पूरे 6 क्वेश्चन, नहीं 6, 7, 8, 9,
8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब ये नवा क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। ये भी देखो पजल का ही क्वेश्चन है, और इस पजल के क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग दोनों ही पजल का कॉम्बिनेशन है। यानी कि यहां पर जो कॉलम बनेगा बेटा, वो बंगलों का भी कॉलम बनेगा, जैसे 3 बंगलों है एक्स वाई जेड, तो आप बंगलों का भी कॉलम बनाओ और पर्सन के नेम का भी कॉलम बनाओ, पर्सन के नेम का भी कॉलम बनेगा। तो ये ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग दोनों ही पजल है। जो 2 पजल हमने पढ़ी है ना अभी तक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो भाई साहब यहाँ पे पर्सन के नेम का भी कॉलम बनेगा, और ये 3 बंगलो है, इन तीनों बंगलों का भी कॉलम बनेगा। तो एक बार कोशिश करो बेटा, हाँ जी करो कोशिश एक बार। करो करो, सबको कोशिश करनी है बेटा, सबको। हाँ बेटा, आज एसएससी की क्लास होगी ना, क्योंकि आज मैं कंपैरिजन पजल कराऊंगा बेटा, और जो कंपैरिजन पजल है वो एसएससी के लिए है। तो जो स्टूडेंट बैंकिंग वाले नहीं है, वो आज की क्लास और अटेंड कर ले पजल की, बस। आज के बाद उनको दोबारा से क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो पजल की 2 क्लासेस होंगी ना, वो बैंकिंग पीओ लेवल की होंगी। तो आज अभी तक की क्लास आपको अटेंड करनी है, आज की पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। तो अभी तो अटेंड कर लो बेटा, ठीक है। हम्म। करो क्वेश्चन सॉल्व, देखो सभी करोगे सभी। करो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से, फटाफट से करो, इतना टाइम नहीं है, करना सभी को है, करना सभी को है। हम्म। सब कुछ क्लियर है बेटा। मैं आपको 3 मिनट देता हूं। मैं नाम वाम के चक्कर में पढ़ो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो तुम। हाँ, आज की क्लास एसएससी वालों को भी करनी है भाई, बता तो दिया, आज की क्लास एसएससी वालों को भी करनी है। हाँ जी, चलिए, बस इससे ज्यादा का समय नहीं मिलेगा तुम्हें। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो एक लैंग्वेज हमें यहां से हटानी पड़ेगी, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, बस। तो भाई साहब बंगलो थे एक्स वाई जेड, बंगलो थे एक्स वाई जेड, और पर्सन के नाम क्या थे, पर्सन के नाम क्या थे, पर्सन के नाम थे आर एम के पी एल डब्ल्यू एंड बी, ये पर्सन के नाम थे, ठीक है। तो यहां से हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर सकते हैं। W likes orange and lives in bungalow Y with only P। देखो W को ऑरेंज पसंद है, W को क्या पसंद है, W को ऑरेंज पसंद है, W likes orange and lives in bungalow Y with only P। with only P का मतलब समझते हो, Y बंगलो कंप्लीट हो चुका है, Y बंगलो में इन दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं बैठेगा। तो W केवल और केवल P के साथ है, तो Y बंगलो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और W को ऑरेंज पसंद है। M लिव्स इन बंगलो Z, M Z बंगलो में रहता है, तो Z बंगलो में कौन रहता है, M, M लिव्स इन बंगलो Z एंड लाइक्स फिग। और भाई साहब M को क्या पसंद है, सर M को फिग पसंद है। दोज हु लिव इन बंगलो X लाइक नीदर एप्पल नॉर ग्रेप्स। देखो जो X बंगलो में रहते हैं उनको एप्पल और ग्रेप्स नहीं पसंद, तो जो नहीं पसंद है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो भाई साहब इसको एप्पल और ग्रेप्स नहीं पसंद है। R एंड L डू नॉट लिव इन बंगलो X। अच्छा मुझे एक बात बताओ, R और L अगर X बंगलो में नहीं रहते, आर और एल अगर एक्स बंगलो में नहीं रहते, तो फिर कहां रहेंगे, सर वाई बंगलो तो भर चुका है, एक्स में रहते नहीं है, तो फिर आर और एल जो रहेंगे वो रहेंगे जेड बंगलो में। तो जेड बंगलो भी कंप्लीट हो गया। तो भाई साहब एम आर एल और डब्ल्यू पी, बचे के और बी। तो 100% जो के और बी है वो एक्स बंगलो में रहेंगे, 100% जो के और बी है वो एक्स बंगलो में रहेंगे, 100% जो के और बी है ना, वो एक्स बंगलो में रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, 100% जो के और बी है वो एक्स बंगलो में रहेंगे। चलिए साहब, अब आ जाओ यहां पर।
अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। के और बी को बेटा ना तो एप्पल पसंद है ना ग्रेप। के और बी को ना तो एप्पल पसंद है और ना ही ग्रेप्स। के और बी को ना तो एप्पल पसंद है और ना ही ग्रेप्स। के इज द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ आर एंड शी डजंट लाइक वाटरमेलन। शी का मतलब के एक महिला है, के एक महिला है और इसको वाटरमेलन भी नहीं पसंद, इसके नखरे ज्यादा है। हाँ, इनको वाटरमेलन भी नहीं पसंद है। आर लाइक्स पाइनएप्पल, सॉरी एल लाइक्स पाइनएप्पल, एल को पाइनएप्पल पसंद है, एल लाइक्स पाइनएप्पल। नो गर्ल लाइक ऑरेंज, किसी भी लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है। अगर किसी भी लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है तो डब्ल्यू एक लड़का है, डब्ल्यू एक लड़का है। अगर किसी भी लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है तो डब्ल्यू एक लड़का है, लड़के को ऑरेंज पसंद होगा। और हर बंगलों में एक लड़की और एक लड़के का होना जरूरी है, एक लड़की तो के लड़की है तो के, फिर बी लड़का है, बी लड़का हो गया। डब्ल्यू लड़का है तो डेफिनेटली पी लड़की है, तो पी लड़की हो गई। वन ऑफ देम लाइक एप्पल, किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है, यानी कि एप्पल जिसको पसंद होगा वो भाई साहब लड़की होगी। आर डजंट लाइक ग्रेप, बेटा आर को ग्रेप्स पसंद नहीं है, आर को ग्रेप्स नहीं पसंद। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है और इसी इन्फॉर्मेशन से ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन से ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा बोर्ड पर, ठीक है। हर बंगलों में कम से कम 2 लोग रहते हैं बेटा, 7 ही लोग थे, 2 यहाँ पे आ गए 3 यहाँ पे आ गए, इसका मतलब 2 यहाँ पर आएंगे। अब बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, जो ग्रेप्स है वो आर को भी नहीं पसंद है, ग्रेप्स के को भी नहीं पसंद है, ग्रेप्स आर को भी नहीं पसंद है, ग्रेप्स के को भी नहीं पसंद है और ग्रेप्स बी को भी नहीं पसंद है। तो आखिर ग्रेप्स किसको पसंद होंगे? सर ग्रेप्स पसंद होंगे पी को। अच्छा, इसके बाद जो एप्पल है बेटा, एप्पल के को भी नहीं पसंद है और एप्पल बी को भी नहीं पसंद है। अगर एप्पल के और बी दोनों को नहीं पसंद है तो आखिर एप्पल किसको पसंद होगा? आर को। और क्वेश्चन में था वन ऑफ द लाइक एप्पल, एक लड़की को एप्पल पसंद है, तो बेटा आर लड़की है, आर लड़की है तो एम और एल लड़का है, एम और एल कौन हो गए? लड़का। बचा कौन? इसको वाटरमेलन भी नहीं पसंद है के को, तो वाटरमेलन किसको पसंद है? वाटरमेलन पसंद होगा बी को। तो फिर आखिरकार के को क्या पसंद होगा? के को पसंद होगा मैंगो। तो बेटा ये हो गई टाइप 1 पजल, ये हो गई टाइप 2 पजल, और ये पूरा क्वेश्चन हो गया टाइप 1+2 का कॉम्बिनेशन। ये हमारी टाइप 1 है, ये हमारी टाइप 2 है और ये हमारे टाइप 1+2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब इसके बाद जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है टाइप 3 पजल। और जो टाइप 3 पजल है, जो टाइप 3 पजल है ना बेटा, टाइप 3 पजल वो है कंपैरिजन पजल। कंपैरिजन पजल जो अप टू एसएससी लेवल की है, ठीक है, ये कंपैरिजन पजल है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 हाँ, ये कंपैरिजन पजल है जो अप टू एसएससी लेवल की है, ये है अप टू एसएससी लेवल। एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को और कोशिश करो सॉल्व करने की। नहीं सुनेंगे सुना लीजिए आपकी, बेटा अमेजन पे आएगी बुक, अमेजन पे। मान था सुपर सुपर, मजा आ गया, अल्टीमेट। एक बच्चे ने कहा जेड में 3 लोग क्यों? अरे मेरे दोस्त, एम जेड में रहता है, आर और एल अगर एक्स में नहीं रहते, आर और एल वाई में रह नहीं सकते, तो आर और एल को कहीं तो रखोगे तो बेटा जेड में तो आएंगे, फिर आर और एल और कहाँ आएंगे? और 3 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, बचे कितने? 2। और हर बंगलों में कम से कम 2 है, तो वो दोनों फिर एक्स बंगलों में चले गए ना। आ जाएंगे बेटा, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के आंसर की अपडेट हो जाएगी, टेंशन ना लो। करो क्वेश्चन सॉल्व करो। करो बेटा क्वेश्चन जल्दी से, हार मत माना करो यार, तुम बहुत जल्दी हार मान जाते हो, हैं? इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए।
इतनी जल्दी हार मत माना करो। हाँ जी, चलिए साहब, अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बना भी लिया। ये कंपैरिजन पजल है, टाइम इसलिए आप लोगों को दिया गया क्योंकि अप टू एसएससी लेवल की पजल है, ठीक है, और ये हर बच्चे को आनी चाहिए। कोई बात नहीं, देखो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन धीरे 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 करके आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी। अभी तो पता है दिक्कत क्या है, आप लोगों को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ना क्वेश्चन को पढ़ने और उसको समझने में टाइम लगा रहे हो। आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है आपको, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर किसका कंपैरिजन हो रहा है, डिफरेंट हाइट एंड वेट है, हाइट और वेट का कंपैरिजन है, हाइट और वेट का कंपैरिजन है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम हाइट का कॉलम बनाएंगे, एक तरफ हम वेट का कॉलम बनाएंगे। और कितने सदस्य हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा हाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हाइट में लिखेंगे, वेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वेट में लिखेंगे, पहली बात। पजल को हिंदी में पहेली बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो हम नंबर 1 कंसीडर करेंगे ना, नंबर 1 वो कंसीडर करेंगे जो सबसे ज्यादा भारी है, जो सबसे ज्यादा लंबा है। नंबर 6 वो कंसीडर करेंगे जो सबसे ज्यादा छोटा है, सबसे ज्यादा हल्का है। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये सबसे लंबा कंसीडर कर रहे हैं और ये सबसे छोटा, ये सबसे भारी है और ये सबसे हल्का है, ये कंसीडर हम करके चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब पहला पॉइंट पढ़ो, द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट। ये कह रहे हैं जो सबसे लंबा है ना वो सबसे भारी नहीं है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को ध्यान से समझो, टी इज टॉलर देन ओनली पी। देखो जो टी है ना वो अकेला पी से लंबा है, लंबाई का कॉलम ये है, टी अकेला पी से लंबा है, यानी कि टी केवल पी से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो टी का नंबर कौन सा होना चाहिए कि टी सिर्फ एक ही व्यक्ति से लंबा है और बाकी सबसे छोटा है? तो बेटा टी का नंबर होगा कितना, 5। टी सिर्फ एक ही व्यक्ति से लंबा है, किससे, पी से। टी सिर्फ एक ही व्यक्ति से लंबा है, पी से। टी इज टॉलर देन ओनली पी, बाकी टी सबसे छोटा है, तो टी का डायरेक्ट नंबर हो गया 5। नेक्स्ट, एंड लाइटर देन आर, लेकिन जो टी है वो आर से हल्का है। तो बेटा वेट के केस में जो टी है हल्का है, टी नीचे आता है और आर ऊपर आता है। सर आपने टी को यहाँ पे 2 नंबर पे क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा उसने ये नहीं बोला कि टी केवल आर से हल्का है, उसने बोला है टी आर से हल्का है, यानी कि टी आर के साथ साथ और लोगों से भी हल्का हो सकता है। क्यू इज टॉलर देन एस एंड पी, बेटा क्यू एस और पी से लंबा है, तो पी तो देखो सबसे छोटा ही है, इसको तो भूल जाओ। तो क्यू एस से लंबा है तो क्यू को एस से ऊपर रख दो, क्यू एस से लंबा है, एस से लंबा है तो क्यू को एस से ऊपर रख दो, क्यू एस से लंबा है। एंड इज हैवियर देन ओनली टी, ओनली का मतलब समझ रहे हो, ओनली का मतलब एंड वर्ड किसके लिए है, एंड वर्ड है क्यू के लिए। क्यू इज हैवियर देन ओनली टी, क्यू एक ऐसा आदमी है जो केवल टी से भारी है। अब देखो क्यू एक ऐसा आदमी है जो केवल टी से भारी है, बाकी सबसे हल्का है। तो क्यू सबसे हल्का है लेकिन केवल टी से भारी है, तो क्यू बेटा सबसे हल्का है लेकिन केवल एक ही व्यक्ति से भारी है, टी से। अगला पॉइंट, सॉरी 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 सॉरी, ओनली टी एन बी, ओनली टी एन बी लिखा है बेटा, ओनली टी एन बी। ओनली टी एन बी का मतलब है कि क्यू यहां जाएगा, टी और बी यहां जाएंगे। क्यू केवल 2 व्यक्ति से भारी है, ओनली टी एन बी, ओनली टी एन बी। पी इज लाइटर देन एस ओनली, देखो जो पी है ना वो अकेला एस से हल्का है, पी एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल एक ही व्यक्ति से हल्का है। पी इज लाइटर देन एस ओनली, तो पी अकेला एस से हल्का है, तो पी बेटा 2 नंबर पे, एस 1 नंबर पे। बचा कौन सर, यहाँ पे आएगा आर। टी इज हैवियर देन वी, टी बी से भारी है तो टी 5 पे और वी 6 पे, टी इज हैवियर देन वी। एस इज टॉलर देन बी, बेटा एस किससे लंबा है, वी से लंबा है। क्यू इज नॉट द टॉलेस्ट, क्यू सबसे लंबा नहीं है। अगर क्यू नंबर 1 पे नहीं आएगा तो क्यू को नंबर 4 पे मैं बना नहीं सकता, 3 पे बना नहीं सकता, क्योंकि क्यू से नीचे एस और वी आने हैं। तो डेफिनेटली क्यू यहाँ पर, एस यहाँ पे, वी यहाँ पे, बचा कौन, आर। तो बेटा ये हाइट हो गया, ये वेट हो गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाइट भी कंपैरिजन हो गई, वेट भी कंपैरिजन हो गया, हम ये बता सकते हैं सबसे लंबा, सबसे भारी, सबसे हल्का, सबसे सबसे छोटा, सबसे हल्का, सब कुछ बता सकते हैं। तो ऐसी पजल बैंकिंग लेवल की नहीं है। बैंकिंग लेवल की पजल तो हम कल से शुरू करेंगे पढ़ना, ठीक है। बैंकिंग लेवल की जो पजल है उनको तो हम कल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वेरी इजी। अच्छा जी, हाँ पढ़ने के बाद तो बेटा वेरी इजी हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 12 12 12 12 12वां। चलो बिल्कुल सेम उसी कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 को उसी कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। देयर आर 5 मैन, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल एंड हरीश। द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट, जो सबसे लंबा है वो सबसे छोटा नहीं है, जो सबसे लंबा है वो सबसे छोटा नहीं है। और यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश, यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो।
जल्दी बनाओ क्वेश्चन फटाफट से। डेटा सफिशिएंट भी, हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो भाई साहब इस बार कितने लोग हैं? इस बार जो कंपैरिजन है वो हाइट और एज का कंपैरिजन है, हाइट और एज। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, इस बार 5 लोग हैं। हाइट और एज का कंपैरिजन है। तो पहला पॉइंट ये है, कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। देखो जो कुणाल है ना, कुणाल उम्र में सिर्फ और सिर्फ हरीश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। तो कुणाल उम्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति से बड़ा है, तो कुणाल सिर्फ एक ही व्यक्ति से बड़ा है। और किससे बड़ा है? सिर्फ और सिर्फ हरीश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, बट शॉर्टर देन हिम। लेकिन हाइट में बेटा उल्टा है, हाइट में सौरभ राहुल से छोटा है। ओनली 1 पर्सन इज टॉलर देन राहुल। राहुल से लंबा एक व्यक्ति है। बेटा राहुल से लंबा अगर एक व्यक्ति है तो डेफिनेटली राहुल सेकंड पोजीशन पर आएगा, क्योंकि राहुल से लंबा सिर्फ एक ही व्यक्ति है। अनुज इज द बेटा हॉटेस्ट नहीं, ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट। अनुज सबसे छोटा है, अनुज सबसे छोटा है हाइट में, तो अनुज बेटा 5 नंबर पे आएगा। अनुज हाइट में सबसे छोटा है, वाइल यंगर देन ओनली सौरभ एंड राहुल। लेकिन जो अनुज है ना, वो उम्र में सिर्फ 2 लोगों से छोटा है। अनुज उम्र में सिर्फ 2 लोगों से छोटा है। अनुज उम्र में सिर्फ 2 लोगों से छोटा है, तो अनुज का 3rd नंबर आएगा। सिर्फ 2 लोगों से छोटा है उम्र में, और वो भी सौरभ राहुल। तो बेटा सौरभ राहुल एज इट इज आ गए। ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सौरभ। सौरभ से हाइट में सिर्फ 2 लोग छोटे हैं। सौरभ से हाइट में सिर्फ 2 लोग छोटे हैं, तो सौरभ का नंबर 3 आएगा। सौरभ से हाइट में सिर्फ 2 लोग छोटे हैं। और बेटा जो सबसे लंबा है वो उम्र में सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो हरीश यहाँ नहीं आ सकता। तो हरीश नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुणाल आएगा, और हरीश आएगा यहाँ पे। लो साहब, ये हाइट हो गया और ये एज हो गई। ये हाइट का कंपैरिजन हो गया, ये एज का कंपैरिजन हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों के अंदर, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। हम्म। हम्म। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सारे क्वेश्चन बेटा बैंकिंग वाले शुरू होंगे। नहीं, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एसएससी लेवल का, फ्लोर पजल का। उसके बाद सारे के सारे बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन शुरू होंगे। हालांकि ये भी बैंकिंग लेवल का ही क्वेश्चन है। ऑफलाइन क्लास में आपकी फीस कितनी होगी बेटा? फ्री फ्री फ्री। ये जो पहला बैच है ये फ्री, ऑफलाइन का पहला बैच। करो करो। ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये बैंकिंग क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बना लो। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको एक फ्लोर पजल का एसएससी लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, एसएससी लेवल का। बस फिर हम कल से बैंकिंग की शुरू कर देंगे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से। आप इतना अच्छा कैसे समझा देते हो? अरे बस तुम्हारा प्यार है भाई।
हाँ जी, चलिए साहब। तो काफी टाइम मिला आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने का। अब आप इस क्वेश्चन को बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। 6 lectures are scheduled in a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। बेटा मंडे टू संडे शुरुआत करनी है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। पहला पॉइंट है कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। सॉरी, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे, तो कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे को नहीं है तो कंप्यूटर साइंस को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। और सैटरडे, कंप्यूटर साइंस सैटरडे को भी नहीं है तो सैटरडे भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो जो साइकोलॉजी है ना वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद है, तो साइकोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद लिख लो। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ऑन फ्राइडे, भाई साहब स्टैट फ्राइडे को नहीं है तो फ्राइडे के लेफ्ट में स्टैट लिख लो, स्टैट फ्राइडे को नहीं है। एंड देयर इज वन डे गैप बिटवीन स्टैट एंड रिसर्च मेथड। तो देखो स्टैट और रिसर्च मेथड के बीच में, स्टैट और रिसर्च मेथड के बीच में एक दिन का गैप है, तो स्टैट और रिसर्च मेथड के बीच में एक दिन का गैप बना लो। वन डे प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ इको देयर इज नो लेक्चर। इको से पहले कोई भी लेक्चर नहीं है, इको से पहले ऑफ है, इको से पहले ऑफ है। ठीक है, ऑफ मंडे, द डे इज द ऑफ डे एंड मंडे इज नॉट द ऑफ डे, मंडे को ऑफ डे नहीं है। तो मेरे भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन था, ये एक ऐसा क्वेश्चन था, ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें कोई भी फेवर वाला पॉइंट ही नहीं दे रखा। देखो इस क्वेश्चन में 3 हिंट है, पहली हिंट, दूसरी हिंट, तीसरी हिंट। ठीक है, और ये डेफिनेट पॉइंट है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यानी कि इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड की तरफ भरने को कुछ हमें मिला ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, टोटल है 6 लेक्चर और एक ऑफ डे। जैसे एक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक है साइकोलॉजी और स्टैट, आरएम, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड ऑफ। तो बेटा ये टोटल 7 दिन आएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ आना है। तो मुझे आप ये बताओ स्टैट और आरएम के बीच में मैं किसको रखूं? क्या स्टैट और आरएम के बीच में मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को रख सकता हूं? सोच कर देखो, क्या स्टैट और आरएम के बीच में मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को रख सकता हूं? सर स्टैट और आरएम के बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी बेटा इसके नजदीक नहीं आ पा रहा, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को नहीं रख सकते। क्या इन दोनों के बीच में मैं साइकोलॉजी को रख सकता हूं? सर साइकोलॉजी को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, अगर साइकोलॉजी को यहाँ रख दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसके साथ नहीं आ पा रहा, इसलिए साइकोलॉजी को यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए साइकोलॉजी को यहाँ नहीं रख सकते। क्या इनके बीच में स्टैट? बेटा स्टैट तो खुद ही ये है, स्टैट को कैसे रख दोगे? क्या इनके बीच में आरएम? आरएम तो खुद ही ये है, आरएम को कैसे रख दोगे? क्या इनके बीच में इकोनॉमिक्स को रख सकता हूं? सर इकोनॉमिक्स को कैसे रख दोगे? इकोनॉमिक्स के साथ ऑफ है, ऑफ बेटा इसके साथ नहीं आ पाएगा। ऑफ रख सकते हो? ऑफ सर ऑफ रख नहीं सकते क्योंकि ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ है, ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ है तो ऑफ भी नहीं रख सकते। तो 110% स्टैट और आरएम के बीच में जो डे है उस दिन पे 110% कंप्यूटर साइंस आएगा, 110%। ठीक है, तो भाई साहब अब इन तीनों का यूज हमें एक साथ करना है, स्टेट सी एस आर एम, इन तीनों का यूज मुझे एक साथ करना है। क्या मैं स्टेट सी एस आर एम को मंडे ट्यूसडे वेंसडे में एंगेज कर सकता हूँ? सर अगर आप स्टेट सीएस आरएम को मंडे ट्यूसडे वेंसडे में एंगेज करने की कोशिश करोगे ना तो जो सीएस है वो ट्यूसडे को आ जाएगा, ट्यूसडे को सीएस आ नहीं सकता, यानी कि ये तीनों मंडे को एंगेज नहीं हो सकते। क्या मैं इन तीनों को ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में एंगेज कर सकता हूँ? सर अगर आप इन तीनों को ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में एंगेज करोगे तो मुझे दो 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 पेयर चाहिए, एक पेयर तो चाहिए इसके लिए, एक पेयर चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। तो अगर आप ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंगेज करोगे तो बेटा 3 दिन अलग ये बचा, एक दिन अलग ये बचा, तो ये 2 पेयर नहीं आ पाएंगे। 2 पेयर के लिए 2-2 दिन का जोड़ा चाहिए, लेकिन 2-2 दिन का जोड़ा बन नहीं पा रहा। इसका मतलब यह है इन तीनों को भी मैं एंगेज नहीं कर सकता। क्या वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को कर सकता हूं? कर सकता हूं वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को, चलो एक पॉसिबिलिटी हमें मिल गई। क्या मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को कर सकता हूं? नहीं कर सकता एंगेज, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में अगर ये तीनों एंगेज कर दिए फिर से बेटा ये 2 जोड़े हमें मिल नहीं पाएंगे। क्या मैं इसको एंगेज कर सकता हूं फ्राइडे सैटरडे संडे में? सर फ्राइडे सैटरडे संडे में एंगेज कर सकते हो? नहीं कर सकते, पूछो क्यों? क्योंकि फिर सीएस सैटरडे को आ जाएगा, सैटरडे को सीएस आ नहीं सकता, और बेटा नीचे में जा नहीं सकता। इसका मतलब फाइनली इन तीनों को मैं जो एंगेज करूंगा वो यही एंगेज कर सकता हूं, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकता, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकता। अब आप ये डिसाइड करो कि स्टैट को मैं नीचे रखूं या ऊपर रखूं। बेटा जो स्टैट है वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि स्टैट फ्राइडे को नहीं है, तो जो 100% स्टैट आएगा, 100% स्टैट आएगा वेंसडे को, और कंप्यूटर साइंस बीच में आ गया और ये आ गया रिसर्च मेथड। अब इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ, बेटा इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि ऑफ मंडे को नहीं हो सकता, तो 100% इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ यहां आ गया, और बचा कौन? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी, ये बच गया और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है बेटा, मंडे ऑफ डे नहीं है, जो नहीं है उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, जो नहीं होता है ना उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, जो कंडीशन फेवर में नहीं होती। भाग्य लक्ष्मी, सुपर टीचिंग। बेटा प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा हूं, टेस्ट सीरीज जरूरत नहीं है अभी। चलिए, तो मैं आपको वो वाला क्वेश्चन कराने वाला था फ्लोर पजल का, जो अप टू एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो एक अप टू एसएससी लेवल का फ्लोर पजल का क्वेश्चन कर लो तुम, ये, लेकिन दिखाऊंगा मैं आपको सिर्फ अंग्रेजी में क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बेटा फ्लोर पजल, अ बिल्डिंग हैज फ्लोर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7 इन सच अ वे दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा मेरे भाई मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी बात हमेशा याद रखना? हाँ जी, एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि फ्लोर पजल में जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी पॉसिबिलिटी फटाफट से बना देना। कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की।
बेटा जो फ्लोर पजल है वो है फोर्थ टाइप की। देखो हमने कंपैरिजन पजल, देखो हमने पहले लिंकिंग पजल पढ़ा, फिर हमने ग्रुपिंग पजल पढ़ा, फिर हमने लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग पढ़ा, फिर हमने कंपैरिजन पजल पढ़ी, है ना। अब हम पढ़ेंगे फ्लोर पजल और फिर बॉक्स पजल। लेकिन ये जो फ्लोर और बॉक्स पजल है ये बैंक पीओ की है, बट ये फ्लोर पजल का वो क्वेश्चन है जो अप टू एसएससी लेवल का है, ये बैंकिंग लेवल का नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कोशिश कर सकते हो सॉल्व करने की, करो कोशिश एक बार, पलक पलक पलक। रोहित शर्मा आपके क्या लगते हैं? अरे हम खुद रोहित शर्मा है भाई, कितनी बार तो बताया है। करियर विल प्लेटफॉर्म पर हमें पीयूष वार्ष्णेय के नाम से जाना जाता है और प्लेइंग ग्राउंड में हमें रोहित शर्मा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ बिल्कुल। अरे इन क्वेश्चंस को नोट्स में लिखना नहीं है आप लोगों को, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस को नोट्स में मत लिखो मेरे भाई, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, इनकी सिर्फ प्रैक्टिस करो। ये ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह वहां अपलोडेड है नोट्स के अंदर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिख के क्या करोगे तुम। लो एक भाई साहब की अब गुड मॉर्निंग हो रही है यहाँ, यहाँ पर हमने गुड आफ्टरनून तो पहुंचा दिया गुड मॉर्निंग से पढ़ाते पढ़ाते, अब इनकी गुड मॉर्निंग हो रही है, क्यों भाई। पॉसिबिलिटी आए, पॉसिबिलिटी बना लो बेटा, पॉसिबिलिटीज आए, पॉसिबिलिटीज बना लो। देखो पहला 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 प्यार नहीं है ये, पहला पॉइंट क्या है, ए बिल्डिंग हैज अ फ्लोर नंबर्ड 1 to 7 इन सच अ वे दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 देन द अबव एट द नंबर 2 एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 7, 1 out of 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी लिव ऑन ईच फ्लोर। देखो क्वेश्चन तो बेटा इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा, क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म, सॉरी 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 यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ए लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, ए चौथे फ्लोर पे रहते हैं भाई साहब, ए भाई साहब चौथे फ्लोर पे रहते हैं। ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ फ्लोर, ई एफ फ्लोर के तुरंत नीचे रहता है, जहां एफ रहता है उसके ठीक नीचे ई रहता है। एफ डजंट लिव ऑन द सेकंड और सेवंथ फ्लोर, एफ सेकंड फ्लोर पे नहीं रहता और एफ सेवंथ फ्लोर पे नहीं रहता। अब रुक जाओ बेटा तुम, अब आप तुम मुझे इतना सा बता दो कि जो एफ है अगर सातवें और दूसरे पे नहीं है तो कहां है। बेटा जो एफ है वो पहले पे भी नहीं आ सकता, पूछो क्यों, क्योंकि एफ के नीचे ई को आना है, एफ दूसरे में तो आएगा ही नहीं, एफ पांचवें में नहीं आ सकता क्योंकि एफ के नीचे ई को आना है, एफ सातवें में तो आएगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर एफ दो जगह आ सकता है, या तो एफ छठा हो सकता है या फिर एफ तीसरा हो सकता है। तो बेटा कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है ना। और फ्लोर पजल में पॉसिबिलिटी बनाने से चूक मत करो, दो बने, तीन बने, चार बने, सारी पॉसिबिलिटी एक साथ बना दो फटाफट, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे पॉसिबिलिटीज को बना दिया जाता है। ए चौथे फ्लोर पर है तो मेरे भाई एफ बेटा या तो छठे पर आएगा या फिर एफ तीसरे पर आएगा, एफ तीसरे पर है तो ई दूसरे पर है, और अगर एफ छठे पर है तो ई कहां पर है, तो ई पांचवें पर है। चलिए अगला पॉइंट, सी डजंट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, यानी कि सी इवन नंबर फ्लोर में है। बेटा अगर यहां पर देखे तो इवन नंबर फ्लोर सिर्फ दो ही है, और यहां पर देखो तो इवन नंबर फ्लोर सिर्फ 6 ही है। बी डजंट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो सी फ्लोर, बेटा जो बी है वो सी के आसपास नहीं रहता तो बी ऊपर रहेगा, बी सी के आसपास नहीं रहता तो बी नीचे रहेगा, ठीक है। डी डजंट लिव ऑन द फ्लोर टॉप मोस्ट फ्लोर, बेटा डी सबसे ऊपर नहीं है तो डी यहां रहेगा, डी सबसे ऊपर नहीं है तो डी इन दोनों में से कोई एक होगा। जी डजंट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो ई फ्लोर, बेटा जो जी है वो ई के नीचे नहीं है, देखो जो जी है ना उसको ई के नीचे आना पड़ेगा, चाहे तो यहाँ चाहे तो यहाँ, जबकि जो जी है वो ई के नीचे नहीं आ सकता, तो जो जी है वो ई के नीचे नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत और ये वाली पॉसिबिलिटी सही, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो कल हम आज की क्लास में हम टोटल 13 क्वेश्चन पजल के सॉल्व कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स को मिलाकर, और ये 13 क्वेश्चन अगर आपने बना लिए हैं पजल के, तो बेटा अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पीओ की तैयारी, मैं सिर्फ बैंकिंग पीओ की बात करूंगा, क्लरिकल लेवल की भी बात नहीं करूंगा, बैंकिंग पीओ या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि आईटी ऑफिसर, है ना। अगर आप ये 2 एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और LIC डबल EO
LICAAO। बस अगर आप ये 3 एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो पजल चैप्टर आपके लिए इन 13 ही क्वेश्चन में खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप इन 3 एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये पजल चैप्टर इन 13 क्वेश्चन में, इन 3 क्लासेस में आपके लिए खत्म हो चुका है। बट अगर आप बैंकिंग पीओ की तैयारी कर रहे हो, पीओ मेंस की तैयारी करना चाहते हो, तो पजल की अभी 2 से 3 क्लासेस और बची है मेरे दोस्त। तो आपको मेरे साथ 2 से 3 क्लासेस में कंटिन्यू करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों के लिए यहीं तक काफी है, ये 13 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, इसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।